नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए आपका समय ना लेते हुए आज फिर से एक नए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे मोटर के ऊपर में। जो मोटर, हम कोई भी मोटर, छोटा से छोटा मोटर हो या बड़ा मोटर हो, वो चलाने के लिए बहुत सारा प्रोटेक्शन डिवाइस का जरूरत पड़ता है। बिना प्रोटेक्शन डिवाइस का हम कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रिकल का नहीं चला पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो इंडस्ट्रियल में मोटर लगा हुआ रहता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो या 3 फेज स्क्वायर गेज मोटर हो, तो उसको चलाने के लिए भी हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस का जरूरी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए ड्यूअल स्टार्टर होता है। ड्यूअल स्टार्टर जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से हम मोटर को कैसे चलाते हैं और ड्यूअल स्टार्टर का पावर और कंट्रोल डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप मेरे बोर्ड के सामने में ड्यूअल स्टार्टर का एक पावर डायग्राम और एक कंट्रोल डायग्राम बना के रखा हूं। मैं इसको डिटेल्स में समझाऊंगा दोस्तों। तो ड्यूअल स्टार्टर बनाने से पहले ड्यूअल स्टार्टर में कौन सा पार्ट्स लगता है और कौन सा पार्ट्स का क्या काम है, मैं इसके डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। तो आइए दोस्तों, मैं बता रहा हूं। ड्यूअल स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले एक एमसीबी लेते हैं, कॉन्टेक्टर लेते हैं, एक ओवरलोड रिले लेते हैं, कंट्रोल एमसीबी लेते हैं, ऑन ऑफ पुश बटन लेते हैं और टीबी लेते हैं, जिसको टर्मिनल ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं कि एमसीबी का क्या काम है, जिसको फुल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी का काम है शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करना। एमसीबी का क्या काम है? शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करना। ओके दोस्तों, कॉन्टेक्टर क्या हो गया? कॉन्टेक्टर हो गया वन टाइप में, क्या बताओ, ऑन ऑफ स्विच, माने कॉन्टेक्ट देना। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ये 3 फेज सप्लाई हमको आउटपुट मिलेगा, और जैसे इसको ऑफ करेंगे फिर कनेक्टिविटी ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ ऑन करने का काम करता है। हमें 3 फेज सप्लाई देगा, जैसे ही ऑफ करेंगे फिर छोड़ देगा। ठीक है, एक बार ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा। कॉन्टेक्टर का यही काम है दोस्तों। ओके दोस्तों, ओवरलोड रिले का क्या काम है? जब भी कोई मोटर को हम चलाते हैं, तो मान के चलिए एक 7.5 किलोवाट का मोटर चलाते हैं, उसका फुल लोड एम्पियर कितना है? 13 एम्पियर, मतलब उसका कैपेसिटी है 13 एम्पियर। वो 13 एम्पियर तक ही लोड ले पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ओवरलोड रिले लगाते हैं। ठीक ना? ओवरलोड रिले इसलिए लगाते हैं कि हमारा मोटर का कैपेसिटी है 13 एम्पियर और 13 एम्पियर तक लोड ले पाएगा। तो हम लोग ओवरलोड लगाते हैं, 13 एम्पियर का ओवरलोड लगाते हैं। जो मोटर का कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार ही हम ओवरलोड रिले लगाते हैं और उसको 80% में सेट करके रखते हैं। क्योंकि मोटर का फुल लोड एम्पियर कितना है? 13 एम्पियर। तो हम लोग उसको 18% मतलब 11 या ज्यादा से ज्यादा 90% 12 में सेट करके रखते हैं कि हमारा मोटर लोडिंग कंडीशन में यदि ओवरलोड में जाए, उसका कैपेसिटी है 13 एम्पियर, लेकिन वो यदि 15, 16, 17, 18 में चले तो क्या होगा? मोटर का कॉइल हीट होके जल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो मोटर का कॉइल को बचाने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं? ओवरलोड लगाते हैं, जिससे उस कैपेसिटी से जैसे ही बाहर जाता है, सर्किट को ट्रिप कर देता है, कॉन्टेक्टर को ऑफ कर देता है, स्टार्टर ऑफ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ओवरलोड लगाते हैं। कंट्रोल एमसीबी मान जो भी पार्ट्स कंट्रोल में है, जो पार्ट्स है, कॉन्टेक्टर है, पुश बटन है, इंडिकेशन है, तो वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रोल एमसीबी लगाते हैं कि कोई भी इंडिकेशन हो या कॉन्टेक्टर का कॉइल हो, तो वो यदि जल जाए या कुछ भी हो जाए तो उससे पहले कंट्रोल एमसीबी ट्रिप करा देगा, सर्किट को ऑफ करा देगा ताकि इंटरनल फ्लैशिंग नहीं हो और कुछ ज्यादा जले नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, ये तो पार्ट्स के बारे में हम समझ गए। अब पावर डायग्राम कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का पावर डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 फेज का एक बसबर होता है। 3 फेज का क्या होता है? एक बसबर होता है जिसमें रेड, येलो, ब्लू 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज रहता है। 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज रहता है। ओके दोस्तों, यहां से रेड, येलो, और ब्लू, यहां से 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करके हम एमसीबी में डाल देते हैं। कहां डाल देते हैं? एमसीबी में डाल देते हैं। एमसीबी यहां भी ऑफ कंडीशन में है, एमसीबी में डाल देते हैं। एमसीबी का आउटपुट, ये एमसीबी का आउटपुट हो गया। एमसीबी का आउटपुट से 3 फेज सप्लाई निकालकर कॉन्टेक्टर में लगा देते हैं।
ये हमारा कॉन्टेक्टर है। ठीक है दोस्तों, एमसीबी में 3 फेज सप्लाई डाले, एमसीबी का आउटपुट से हम सप्लाई 3 फेज सप्लाई रेड येलो ब्लू कहां डाले, कॉन्टेक्टर का इनकमिंग में, कॉन्टेक्टर का इनकमिंग में डाले। अब वहां से जो आउटपुट निकला वो चला गया ओवरलोड के तीनों फेज में चला गया। ठीक है दोस्तों, ओवरलोड के तीनों 3 फेज से निकलकर वो सीधा चला गया टर्मिनल ब्लॉक में। ठीक है दोस्तों, ये पावर डायग्राम समझ गए। सबसे पहले एमसीबी में डाले, एमसीबी के आउटपुट से जो निकला कॉन्टेक्टर में गया, कॉन्टेक्टर के जो आउटपुट से निकला वो ओवरलोड में गया, और ओवरलोड से जो आउटपुट से निकला वो सीधा टर्मिनल ब्लॉक में चला गया, और यहाँ से मोटर में के बाई केबल मोटर में कनेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पावर डायग्राम। अब कंट्रोल डायग्राम के बारे में जानते हैं। तो कंट्रोल डायग्राम के बारे में जानने से पहले जो हम कॉन्टेक्टर अभी आपको बताए, कॉन्टेक्टर के अंदर में कॉइल होता है और मैग्नेट रहता है। जैसे ही हम इसमें कॉइल में सप्लाई चार्ज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है और कॉन्टेक्टर को अपने तरफ टान लेता है। तो कॉन्टेक्टर में एक छोटा सा मैकेनिज्म लगा रहता है जिसमें किट लगा हुआ रहता है। जैसे कॉन्टेक्टर में सप्लाई चार्ज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है और कॉन्टेक्टर को टान लेता है। जैसे मैग्नेट होता है कॉन्टेक्टर को टान लेता है, नीचे की ओर खींच लेता है। जैसे नीचे की ओर खींच लेता है कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है, और जैसे ही ऑन होता है तो 3 फेज सप्लाई इसको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कंट्रोलिंग डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल एमसीबी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्टेक्टर, एक सेकंड समझने से पहले इस कॉन्टेक्टर को सुनिए। ये कॉन्टेक्टर का कॉइल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का A1 और A2 कॉइल है। ठीक है दोस्तों, कॉन्टेक्टर का A2 में हम डायरेक्ट न्यूट्रल डाल देते हैं, और जो भी कंट्रोल करते हैं फेज से करते हैं। तो कैसे करते हैं, फेज को सबसे पहले कंट्रोल एमसीबी में डालें। कंट्रोल एमसीबी से जो फेज निकला वो कहाँ गया, ये ओवरलोड का चला गया। ओवरलोड में जो मैंने बताया कि ओवरलोड का क्या काम है, ओवरलोड का काम है एम्पियर को कंट्रोल करना। हाई एम्पियर जैसे ही होगा ये ओवरलोड ट्रिप करा देगा। ओके दोस्तों, ये फेज ओवरलोड में गया, ओवरलोड का एनसी में गया, नॉर्मली क्लोज में गया। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मली क्लोज रहेगा। जब ट्रिप होगा तब क्या होगा, या नॉर्मली ओपन हो जाएगा। यहाँ से सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। ये जो है एनसी पॉइंट है वो एनओ हो जाएगा। तो क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, तो ये अभी जब सही कंडीशन में है, ट्रिप कंडीशन में नहीं है, तो ये क्या है, नॉर्मली क्लोज है। यहाँ सप्लाई दिए एमसीबी में, एमसीबी से निकला ओवरलोड में, ओवरलोड से एनसी होते हुए ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, एनसी से होते हुए, चाहे एनसी से होते हुए ये स्टॉप पुश बटन में चला गया। अब स्टॉप पुश बटन के बारे में समझिए। स्टॉप पुश बटन में क्या है, स्टॉप पुश बटन में जो एक एक्चुएटर का यूज करते हैं, वहां पे भी एक एनसी एलिमेंट, स्टॉप पुश बटन में एनसी एलिमेंट का यूज करते हैं, और स्टार्ट पुश बटन में एनओ एलिमेंट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टॉप पुश बटन में एनसी है, एनसी हमारा क्या है, नॉर्मली क्लोज। ओके दोस्तों, तो नॉर्मली क्लोज है, तो यहाँ पर जैसे सप्लाई चार्ज किया तो नॉर्मली क्लोज, तो सप्लाई यहाँ निकल गया ना। नॉर्मली क्लोज है तो नॉर्मली क्लोज में सप्लाई यहाँ डाले तो यहाँ भी निकल गया। ये स्टॉप पुश बटन में डाल दिए। ठीक है, जैसे स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से जैसे एलिमेंट से निकाले, ये कहाँ चला गया, स्टार्ट पुश बटन के एनओ में, स्टार्ट पुश बटन के एनओ में, स्टार्ट पुश बटन के एनओ में जैसे गया। जैसे हम यहाँ पर क्या किए, नॉर्मली ओपन है, सो जब पुश किए, स्टार्ट पुश बटन को जैसे ही पुश किए, जैसे ये पुश हुआ तो सप्लाई कहाँ आ गया, कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल में। न्यूट्रल पहले से ऑलरेडी डाल के रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे पुश किए कॉन्टेक्टर मेरा, जब तक पुश करके रखे हैं तब तक कॉन्टेक्टर ऑन हो जा रहा है, माने स्टार्टर ऑन हो जा रहा है। जैसे ही छोड़ दे रहा है फिर ऑफ हो जा रहा है। तो इसको होल्डिंग चाहिए ना दोस्तों, इसको होल्डिंग के लिए हम कहा कि इसी कॉन्टेक्टर में 2 एडन ब्लॉक लगा हुआ रहता है, कोई में लगा हुआ रहता है, कोई में नहीं रहता है। तो एडन ब्लॉक ऊपर से लगाना पड़ता है, उसमें भी एनओ और एनसी रहता है। तो यहाँ पर हमको कौन सा एडन ब्लॉक का जरूरी है, होल्डिंग के लिए एनओ, नॉर्मली ओपन। जैसे ही कॉन्टेक्ट ऑन होगा तो एनओ क्या होगा, एनसी हो जाएगा। जैसे ही एनसी होगा तो वहां से फीडबैक मिल जाएगा। तो कैसे फीडबैक मिलता है इसको समझिए। यहाँ से जो है स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से इसी C1 कॉन्टेक्टर का एनओ इसके ऊपर में डाल दिए, और यहाँ पर ऑलरेडी सप्लाई डाल के रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ स्टॉप पुश बटन नॉर्मली क्लोज है तो सप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसी एनओ के आउटपुट से निकाल कर कहाँ पैरेलली कनेक्शन कर दिए, A1 के कॉइल में। ऑन पुश बटन से पुश करते हैं तो सप्लाई तो मिल ही रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर C1 कॉन्टेक्टर जो है जिसको हम ऑन करा रहे हैं, उसका एनओ पॉइंट के आउटपुट से एक कनेक्शन डाल के पैरेलली A1 में डाल दिए हैं। ये कॉन्टेक्ट, इसको समझिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो एनओ क्या होगा, एनसी हो जाएगा, और जैसे एनसी हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट मिल जाएगा ना।
यहाँ से जैसे डायरेक्ट सप्लाई मिल जाएगा तो ये कॉन्टेक्टर क्या होगा, पकड़ के रखा रहेगा, होल्डिंग कंडीशन में रहेगा। होल्डिंग कंडीशन में रहेगा तो सर्किट स्मूथ चलेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे ही ऑन किए तो ये क्या हो गया, एनसी हो गया, एनसी ऑन हो गया। एनसी हो गया तो क्या हुआ, कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। और जैसे कॉन्टेक्टर ऑन हो गया तो यहाँ हमारा सप्लाई 3 फेज सप्लाई निकलने लगा। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर पुश किए स्टॉप पुश बटन, जैसे स्टॉप पुश बटन को पुश किया तो यहाँ से सप्लाई कट हो गया, यहाँ से सप्लाई कट हो गया। कट जैसे ही हुआ तो कॉन्टेक्टर भी छोड़ दिया, ऑफ हो गया। इसी फंडा से ऑन ऑफ होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं कि ताकि आप लोगों को सभी एक छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा सभी चीज पर मैं आस्ते आस्ते आप लोगों के सामने वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। तो ये वीडियो जरूर से जरूर देखिए और लाइक और सब्सक्राइब देखिए दोस्तों, और समझिए हम जो जिस तरीका से समझा रहे हैं। एक बार नहीं समझ में आ रहा है दूसरा बार देखिए, लेकिन देखिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।